नमस्कार दोस्तों, मैं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वहाँ की सरकारें वहाँ की जनता को लेकर क्या कुछ कदम उठा रही हैं, वहाँ के युवाओं को रोजगार किस तरह से दिया जाए, वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की जाए कि हिमाचल प्रदेश देश के अलग अलग राज्यों से बेहतर काम करने का काम करे। हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए वहां की आवाम और सरकार की, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के लगातार सरकारें बदली और आती रही और जाती रही, लेकिन जनता के लिए सबसे अच्छी कौन सी सरकार रही है, युवाओं को यहाँ पर किस पार्टी ने सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किया, हिमाचल प्रदेश में आय का मुख्य स्रोत क्या है, हिमाचल प्रदेश के अगर किसानों की बात की जाए तो वहां के किसानों को लेकर सरकारें वहां पर क्या क्या कदम उठाती हैं, हिमाचल प्रदेश की अगर आवाम की बात की जाए तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि किस तरह से उनका राज्य आगे बढ़े। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं का वास है। वहां पर प्राचीन काल के मंदिर स्थापित हैं और उन मंदिरों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ मैदानी इलाके में भी कुछ हिस्सा वहां पर है। और आपको बता दें कि अगर बात वहां पर किसानों की जाए तो वहां पर कई मुख्य फसलें हैं जिसको किसान उगाकर अपनी दिनचर्या चलाता है। हिमाचल प्रदेश के अगर रोहडू क्षेत्र के अगर वहां पर सेब की फसल की बात की जाए तो वहां पर किसान जो है बड़ी पैदावार वहां पर सेब की फसल को उगाकर करते हैं जिससे कि उनकी आय होती है। हिमाचल प्रदेश का जो सेब है वो देश यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर है। हिमाचल प्रदेश के सेब की लगातार मांग बढ़ती रही है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो किसानों से सीधे तौर पर फसलों को खरीदने का काम कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है और वहां पर जो है किसानों को लेकर या फिर वहां की आवाम को लेकर सरकार लगातार वक्त वक्त पर योजनाओं को लागू करने की बात करती है। और हिमाचल प्रदेश के अगर किसानों की आय की बात यहां पर की जाए, हिमाचल प्रदेश की अगर जनता की बात की जाए, अगर वहां पर परिवहन की बात की जाए जो है, और अगर उस दौरान की बात की जाए जब हिमाचल प्रदेश में सर्दी के वक्त बर्फ पड़ती है, कुछ ऐसे दर्रे हिमाचल प्रदेश में हैं जिनका संपर्क कट जाता है, बर्फबारी होने के चलते रास्ते बंद हो जाते हैं। लाहौल स्पीति दर्रे की बात अगर यहाँ पर की जाए तो 6 महीने तक वहां के लोगों का दूसरी तरफ की जनता से संपर्क टूट जाता है, संपर्क नहीं हो पाता। अब सवाल ये उठता है और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार अगर वाकई में संपर्क टूट और कट जाता है तो वहां के लोगों की दिनचर्या पर उसका क्या असर पड़ता होगा। हिमाचल प्रदेश की जो आवाम है वो अपना जो लाहौल स्पीति में रहते हैं वो अपनी खान पीन की और तमाम व्यवस्था वो वहां पर जो है 6 महीने पहले ही कर लेते हैं। बारिश अगर हो जाती है तो हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की समस्या भी बढ़ जाती है। उसको लेकर सरकारें लगातार यहाँ पर ये कदम उठाती हैं कि लगातार जो है हिमाचल प्रदेश के लिए सरकारें अच्छा अच्छा काम करें। दूरसंचार की अगर बात की जाए तो वहां पर व्यवस्था बेहतर होती हुई जा रही है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ वहां पर ऐसी सुंदर घाटियां हैं, ऐसी सुंदर पहाड़ियां हैं, झरने हैं, बर्फबारी वहां पर जब होती है तो मानो ऐसा लगता है कि आसमान धरती पर ही उतर आया। कुल्लू मनाली की बात की जाए या फिर हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात की जाए, माल रोड की वहां पर बात की जाए, एक प्राचीन काल सा वहां पर एहसास होता है क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश को वहां पर बसाया गया अंग्रेजों के काल में तो एक अलग ही तरीके से उसको डेकोरेट किया गया था। देश विदेश से वहां पर काफी संख्या में पर्यटक आते हैं और सैलानी भारी संख्या में आने के बाद आपको बता दें कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आय में भी इजाफा होता है, सरकार का राजस्व बढ़ता है क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु दूसरे प्रांतों से देश विदेश से वहां पर घूमने के लिए आते हैं तो वो होटलों में ठहरते हैं और होटल व्यवसाय भी लगातार अच्छा मुनाफा कमाते हैं क्योंकि लगातार जो है
बड़ी संख्या में पर्यटक गर्मी के मौसम में हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में काफी नुकसान वहां के उस जो है होटल व्यापारियों को उठाना पड़ा। होटल व्यवसाय लोगों के काफी प्रभावित हुए, उद्योगों पर काफी असर पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन का असर हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में देखने को मिला। एक दूसरे प्रांत में लोग जो काम करने के लिए पहुंचते हैं, जो युवा वर्ग हैं वो काम को लेकर पहुंचते हैं, उन्हें भी यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से लोग एक दूसरे राज्य में जाकर रोजगार की तलाश में वहां पर पहुंचते हैं और काम करते हैं, क्योंकि जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। जब बात अगर प्रकृति की मार की जाए, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के रोहडू में एक बड़ी संख्या में जो है सेब की फसल को उगाया जाता है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है, उसके चलते किसानों को भारी नुकसान होता है। फिर वही किसान सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि किसानों की जो फसलों का नुकसान हुआ है तो सरकार उसका मुआवजा दे, सरकार की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में लगातार किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसका असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत वहां पर सभा को संबोधित करते हुए देखे गए। वहां पर किसानों में नाराजगी सरकार के खिलाफ देखी गई। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उससे पहले वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह भी मुख्यमंत्री रहे। अलग अलग मुख्यमंत्रियों को वहां की जनता ने देखा, सरकारें बदलती हुई देखी, लेकिन कुछ ऐसी समस्या है हिमाचल प्रदेश में भी जिसको अभी तक ठीक नहीं किया गया। चुनाव के वक्त दावे और वादे तो लगातार किए जाते रहे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब समस्या का समाधान कैसे होगा? सबसे पहले बात अगर हम लोग युवा वर्ग की करें तो एक बड़ी संख्या में युवा वर्ग हिमाचल प्रदेश में रहता है। उसको शिक्षा हासिल करनी है तो नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, नई तकनीकी हासिल करनी है, तो उसको लेकर सरकारों को सोचना और समझना होगा कि वहां पर नई शिक्षा प्रणाली को कैसे लागू किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश का जो युवा वर्ग है वो दूसरे प्रांतों में ना पहुंचे। अच्छी शिक्षा उसको उसके राज्य में मिले। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसमें और सुधार कैसे किया जाए, मेडिकल कॉलेजों में सीटों का इजाफा कैसे किया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में किस तरह से व्यवस्था वहां पर की जाए, उसको लेकर सरकारें अगर कदम उठाती हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से जो कदम उठा जा रहा है उसका सीधा फायदा हिमाचल प्रदेश के युवा वर्ग को मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर बात हिमाचल प्रदेश में फिर उसके जो है शिक्षा के बाद रोजगार की जाए, अगर हिमाचल प्रदेश में युवा वर्ग को रोकना है, लोगों को रोकना है, तो वहां पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने होंगे। वो कैसे होंगे वो सरकारों को सोचना होगा। नई नई कंपनियां वहां पर लगानी होंगी, उद्योग लगाने होंगे, और जो स्थानीय रोजगार है उसको सरकार को बढ़ावा देना होगा। सरकार जब छोटे उद्योगों को बढ़ावा देगी और जो उद्योग लगाना चाहता है, जो अपने काम को शुरू करना चाहता है और वो युवा वर्ग है, तो उसको लेकर भी सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अगर कोई युवा वर्ग अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है और उसको पैसे की आवश्यकता है तो सरकार कैसे लोन दे, बैंकों से कैसे कम कागजी कार्रवाई पर युवा वर्ग को जो है लोन देने का काम किया जाए, उसको लेकर सरकार को अपनी तरफ से कुछ यहाँ पर जो है कदम उठाने होंगे। और छोटे स्तर पर, क्योंकि उत्तराखंड के जैसा ही हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ी इलाका है और बड़े पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ वहाँ पर रोजगार को लेकर समस्या बनी रहती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो मैदानी इलाकों का रुख करने को मजबूर हो जाते हैं। उनकी जो अपनी जो है संस्कृति है फिर उससे भी वो लोग दूर होते चले जाते हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, गाजियाबाद, नोएडा, कोलकाता जैसे शहरों का रुख करने को मजबूर हो जाते हैं युवा वर्ग। तो उसको कैसे रोका जाए वो भी सरकार को सोचना होगा। वहां पर कैसे रोजगार स्थापित किए जाएं वो भी सरकार को सोचना होगा।
उसके बाद बात अगर स्थानीय मजदूरों की जाए तो उनको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। कई बार मनरेगा के तहत जो है रोजगार देने की बात कही जाती है, लेकिन बात सच है कि मनरेगा के तहत एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि उस मनरेगा दिहाड़ी में कितना मानदेय पे जो है दिया जाता है मजदूरों को। क्या घर का खर्च चलाने में वो काफी होता है? क्या उससे उनका जीवन यापन जो है सही तरीके से हो सकता है? क्या वाकई में मनरेगा के तहत अगर हम लोग रोजगार देने की बात कर रहे हैं, क्या सरकार को पीठ थपथपानी चाहिए? क्योंकि मैं आपको बता दूं, मनरेगा के तहत जिन लोगों को रोजगार देने की बात कही जाती है वो बहुत कम उनको मानदेय दिया जाता है। बात अगर स्थानीय मजदूरों की जाए तो उनको लेकर भी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो स्थानीय मजदूर हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपना काम किसी तरीके से चला रहे हैं कंपनियों में काम करके, जो है वर्कर के हिसाब से, तो सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए कि जो युवा स्टार्टअप कर रहा है उसको कम कागजी कार्रवाई पर लोन दिया जाए और वो अपना स्टार्टअप शुरू करे, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी रोजगार दिया जाए, युवा वर्ग उनके रोजगार को लेकर एक कदम आगे उठाए। तो उसके लिए सरकार और युवा वर्ग दोनों को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। युवा वर्ग अगर बात करें यहाँ पर रोजगार की, क्योंकि रोजगार को लेकर अपार संभावनाएं रहती हैं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में। और उसके बाद अगर छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से, या फिर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लागू किया जाए, तो उसका फायदा सीधा जो है उत्तराखंड की जनता को मिलेगा, वहां के आवाम को मिलेगा। और अगर इसी तरीके से बात वहां पर जो है किसानों की जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में किसान अदरक की खेती करता है, गेहूं की भी खेती की जाती है, मटर की खेती की जाती है, और बड़े पैमाने पर जो है प्लम की वहां पर खेती की जाती है। और बड़े बागान वहां पर अगर बात की जाए बागवानी की, तो सेब की फसल सबसे ज्यादा वहां पर होती है। उससे किसानों को सबसे ज्यादा जो है आय होती है। अब किसानों को कई बार जो है प्रकृति की मार भी झेलनी पड़ती है। किसानों की जो है फसलें खराब हो जाती हैं। किसानों की जो सेब की फसल है उसमें कई बार इस तरीके से जो है कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते सेब की पूरी फसल खराब हो जाती है। तब उन किसानों के सामने वो समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आखिरकार अब इस फसल को बाजार में कैसे बेचा जाए, क्योंकि फसल तो खराब होने लगी है। जो उस फसल को तैयार करने में किसानों का पैसा लगा है, अब उसको रिकवर कैसे किया जाएगा। कुछ किसान बैंकों से कर्जा लेकर अपनी फसल को उगाते हैं, तो अगर फसल खराब हो जाएगी तो फिर किसान कर्जा कैसे चुकाने में कामयाब होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह सोचना चाहिए कि अगर किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं तो उस दौरान सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। अगर किसानों की फसलें जो है प्रकृति की मार से खराब होने लगती हैं तो तब सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। कई बार समस्या को देखते हुए सरकारें कदम तो उठा लेती हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। कागजी कार्रवाई एक स्थान पर बैठकर की जाती है और या फिर उसको पूरा कर दिया जाता है। अपने चहेतों को फायदा पहुंचा दिया जाता है और जिन लोगों को फायदा होना चाहिए, जो पात्र हैं, उन लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में नुकसान जो है वो गरीब जनता को उठाना पड़ता है, गरीब किसानों को, छोटे तबके के किसानों को उठाना पड़ता है। तब जाकर वो कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मामले का दोष देने लगते हैं। लेकिन सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिरकार किसानों को साथ लेकर कैसे चला जाए। सरकार को यह भी यहां पर सोचना चाहिए कि आखिरकार जो किसानों की समस्या है उसको दूर कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी कैसे उत्पन्न की जाए, हाईटेक खेती को कैसे किया जाए, कैसे किसानों को अच्छी अच्छी जो है ट्रेनिंग देकर उन फसलों को उगाने के लिए प्रेरित किया जाए जिनसे किसानों को ज़्यादा फायदा होगा।
ऐसी वो कौन सी फसलें हैं जो अब विलुप्त होती जा रही हैं क्योंकि किसानों को उनसे ज़्यादा फायदा नहीं होता और वो फसलें खराब हो जाती हैं। तो सरकार को इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को लागू करना चाहिए और सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि आखिरकार जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच हम पहुंचते हैं चुनाव के वक्त, क्या उन मुद्दों पर हमारी सरकार बनने के बाद काम किया जाता है। मूलभूत सुविधाएं पहाड़ी इलाकों में क्या है, किन चीज़ों की वहां पर कमी है, सरकार को ये भी सोचना चाहिए। और सरकार को यहाँ पर यह सोचना चाहिए कि अगर वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, परिवहन की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई व्यवस्था नहीं है, उसको दूर कैसे किया जाए। अगर पहाड़ी इलाकों में रहकर किसान वहां पर फसल उगाने का काम कर रहा है, देश का पेट पालने का काम कर रहा है, तो उस किसान को लेकर सरकार क्या कर रही है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सरकार की तरफ से उन किसानों को क्या दिया जा रहा है, या फिर जो पहाड़ी इलाकों में लोग अपना वहां पर निवास कर रहे हैं, वहां पर क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है। क्योंकि कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जो मन को विचलित कर देती हैं। खाने पीने की समस्या बन जाती है, बारिश अगर लगातार हो रही है तो रास्ते कट जाते हैं, भूस्खलन के चलते एक दूसरे रास्ते का संपर्क कट जाता है। उस दौरान वहां पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उस दौरान किस तरह से वहां पर हवाई टैक्सी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर उस पार जो लोग फंसे हैं उनको कैसे निकाला जाना चाहिए। अगर वहां पर लोग बीमार हैं तो उनके बड़े अस्पतालों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सरकारों को सोचना होगा। और सरकारें जब तक इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर नहीं सोचेंगी तो जनता का विकास नहीं होगा। हम ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि अगर किसी गांव का विकास हो रहा है तो मानो देश का विकास हो रहा है, तो मानो देश हमारा आगे बढ़ रहा है, तो मानो कि हमारे देश की आबादी का विकास होने लगा है। क्योंकि गांव के शुरुआत विकास से शहरों तक विकास पहुंचने लगता है। अगर हम लोग अपने शहरों को तो विकसित करेंगे और गांव की ओर हम लोग ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक जो तबका है, जो एक बड़ी आबादी गांव में निवास करती है, वो हमसे कटना शुरू हो जाती है। जो हमारी संस्कृति गांव में छिपी है वो हमसे कट जाती है, वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है। तो उसको लेकर सरकारों को कदम उठाना चाहिए और सरकारों को यहाँ पर यह भी सोचना चाहिए कि आखिरकार किस तरह से उस समस्या का समाधान निकाला जाए जो समस्या वहां पर उत्पन्न हो रही है। अब बात अगर हिमाचल प्रदेश के मंदिरों की जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश में देवी देवता निवास करते हैं, बड़े पैमाने पर प्राचीन काल से वहां पर मंदिर बने हुए हैं जिनमें यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से वहां पर पहुंचते हैं। ज्वालामुखी मंदिर की अगर वहां पर बात की जाए तो उसकी अपनी अलग मान्यता है। चिंतपूर्णी माता मंदिर की अगर बात की जाए उसकी अपनी अलग मान्यता है। ऐसे ना जाने कितने यहाँ पर मंदिर जो है स्थापित हैं जिनकी अपनी अपनी अलग जो है मान्यताएं हैं। लोगों की, श्रद्धालुओं की अपनी अपनी मनोकामनाएं वहां पर जो है दर्शन करने के बाद पूरी हो जाती है। लेकिन वहां पर व्यवस्था क्या है, जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है। एक तरफ कोरोना काल चल रहा है और इस पूरे कोरोना काल में सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था जो है मंदिरों में की गई है, कैसे वहां पर जो है रख रखाव किया जा रहा है। क्योंकि कोरोना काल से हम सबको बचना है, सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन है उसका भी हम सबको पालन करना है। कोरोना एक ऐसी त्रासदी है जिसको हम सबको सचेत करके रख दिया। हमें ईमानदारी से सतर्क होना होगा, ईमानदारी से हमें कोरोना को लेकर सजग होना होगा, 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी होगा। ये हम सबको सोचना चाहिए। मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं जब वहां पर मेले लगते हैं या फिर वहां पर जो कार्यक्रम होते हैं, भंडारे होते हैं, उस दौरान काफी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। और बात अब अगर पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को देखा जाए तो उसको लेकर सरकारें क्या कदम उठा रही हैं, उसको लेकर बढ़ावा क्या दिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है।
लेकिन उसको पूरा कैसे किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग सैलानियों की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के अगर हम लोग कुल्लू मनाली की बात करें, हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग नाहन की बात करें, हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग ऊना की बात करें, हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग शिमला की बात करें, तो दूर दराज से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। चंडीगढ़ से होकर के रास्ता गुजरता है हिमाचल प्रदेश पहुंचने के लिए। ऊना में हम लोग शामिल होते हैं, दाखिल होने के बाद हम लोग आगे का पड़ाव हमारा शुरू हो जाता है। पर्यटन को अगर हमें बढ़ावा देना है, होटल व्यवसाय में अगर हम लोगों को बढ़ावा देना है, तो सरकार को ये ऐसी योजना बनानी होगी कि अगर जो होटल व्यवसायी हैं, अगर उनके सामने किसी प्रकार की समस्या खड़ी हो रही है तो उसको दूर कैसे किया जाए। हिमाचल प्रदेश में अगर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है तो सैलानियों को आकर्षित कैसे किया जाए। जो सैलानी देश विदेश से हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, उनको वहाँ पर सुविधाएं कैसे दी जाएं। उनकी सुविधाओं को लेकर प्रशासन क्या काम कर रहा है। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है हिमाचल प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। और अगर राजस्व सरकार का बढ़ता है तो कहीं ना कहीं देश की तरक्की होगी और वहां के युवाओं को रोजगार मिलेंगे, वहां पर अच्छी सड़कें बन पाएंगी, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको सुविधाएं और बेहतर मिलेंगी, क्योंकि एक कड़ी है, एक दूसरे से जुड़ा है। जनता के लिए अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो जो है जनता अच्छा काम करना शुरू करेगी। किसानों को लेकर अगर सरकारें अच्छी योजनाएं ला रही हैं तो किसान अच्छी फसलों को उगाने का काम करेगा और उसको बाजार तक पहुंचाने का काम करेगा। फिर उन फसलों को देश विदेश तक पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का नाम खुद ब खुद रोशन होगा, उससे आय होगी और उस आय से हिमाचल सरकार किस तरह से योजनाओं को लागू किया गया, उन योजनाओं का फायदा कितना वहां की जनता को मिला, ये भी एक देखने वाली बात होती है। अगर हिमाचल प्रदेश के जो है मूल व्यवसाय की अगर बात की जाए, अगर वहां पर स्थानीय लोगों की बात की जाए, क्योंकि छोटे उद्योग जो हैं, जो हथकरघा हैं, जो छोटे कल कारखाने हैं, वो इस तरह की अपनी कलाकारी को दिखाते हैं जिसका देश विदेश में नाम रोशन होता है। कई प्रकार के ऐसे छोटे उद्योग हैं जो वहां पर हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं वो उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जो है कलाकारी हैं, हिमाचल प्रदेश की ऐसी संस्कृति है जो कि अपनी कला के माध्यम से जो है दूसरे प्रांतों में लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से जब वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो है सैलानी वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां की वेशभूषा वो धारण करने के बाद इस तरह से लगते हैं कि वो मानो हिमाचल प्रदेश के ही निवासी हैं। और जब तक स्थानीय प्रशासन अच्छा काम नहीं करेगा, स्थानीय प्रशासन जब तक किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर काम नहीं करेगा, सरकार तो योजनाएं बना देती है लेकिन उसको धरातल पर उतारने का काम जो है वो वहां का प्रशासन करता है। वहां की जो है प्रशासनिक प्रणाली है वो काम करती है। चाहे हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र की हम लोग बात करें, कहीं ना कहीं वहां पर जो है उस तरीके से काम किया जाता है और उसका सीधा फायदा वहां की जनता को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में रोजगार को लेकर जो है उद्योग लगाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जो है उद्योग लगाने चाहिए और हिमाचल प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि युवा वर्ग को बढ़ावा मिले। अगर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को लेकर रोजगार मुहैया कराएगी वहां की सरकारें, तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो दूसरे राज्यों का रुख करने को मजबूर हो जाते हैं तो उसको रोका जा सकता है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की सुंदर पहाड़ियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती हैं। वहां के फूलों जैसी घाटियां लोगों को मजबूर कर देती हैं इस बात के लिए कि आइए आप हिमाचल प्रदेश, आइए आप देवभूमि, दर्शन करिए उन पहाड़ियों का, दर्शन करिए आप उन प्राचीन काल के मंदिरों का जहां पर सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दर्शन करिए उन मंदिरों का जिनका हमारे शास्त्रों से सीधा जुड़ा हुआ है।
दर्शन करिए उन मंदिरों का जिनका पूरा उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। घूमने आइए उन शहरों में हिमाचल प्रदेश के जिनसे आपका दिल से लगाव हो जाएगा। क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश के जो है शिमला में बर्फबारी होती है, मानो ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में आसमान धरती पर उतर आया हो। ऐसा लगने लगता है कि हिमाचल प्रदेश में मानो जन्नत नजर आ रही है। हालांकि जन्नत की घाटी कश्मीर को कहा जाता है, लेकिन जब बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में होती है तो मानो ऐसा लगता है कि कन्याकुमारी से लेकर जो है और पूरा कश्मीर हिमाचल प्रदेश में ही आकर बस गया। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाके होने के साथ साथ वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो प्यार है, वहाँ के लोगों का एक जो अपना अंदाज है, जो वहाँ की लोक नृत्य कलाकारी है, वो सबसे निराली है और वो सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती है। बड़े पैमाने पर सैलानी दूसरे जो है इलाकों से वहाँ पर पहुँचते हैं और हिमाचल प्रदेश जो है वो ज़्यादातर ठंडा इलाका रहता है। ऊना इलाके, जैसे ऊना की अगर बात करें तो थोड़ा गर्म इलाका रहता है। ऊना से जैसे हम लोग ऊपर की तरफ प्रस्थान करेंगे, कुल्लू मनाली की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग शिमला की तरफ बढ़ेंगे, हमीरपुर की तरफ बढ़ेंगे और लाहौल स्पीति दर्रे की तरफ बढ़ेंगे तो ये ठंडे इलाके शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर इलाके जो हैं यहाँ पर मौसम सुहावना रहता है। बारिश के वक्त तेज बारिश भी होती है। कई बार इस तरह से प्रकृति की मार वहाँ के लोगों पर पड़ जाती है कि वहाँ बादल फट जाते हैं, जिसके चलते लोगों को भारी जान माल का नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पर जो है कि मैदानी इलाकों की तरह दिखाई देते हैं। उद्योग वहाँ पर लगे हुए हैं और उद्योगों को कैसे सरकारें बढ़ावा दें ताकि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, उसको लेकर सरकारों को सोचना होगा। और एक बार फिर से मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर हिमाचल प्रदेश के किसानों को सरकार बढ़ावा देने लगे और किसानों की फसलें कैसे बाजार में बेची जाएं, बाजार उपलब्ध कराना सरकार की तरफ से शुरू कर दिया जाए और जो खेती अब किसान करनी छोड़ चुका है, जो खेती अब विलुप्त होती जा रही है, किसानों को अगर प्रेरित किया जाए उस खेती को लेकर अगर बढ़ावा किया जो है दिया जाए किसानों को और ये बताया जाए कि अगर आप इस फसल को उगाने का काम करेंगे तो उसका सीधा फायदा आपको मिलेगा, आय आपकी दोगुनी होगी क्योंकि हम आपकी फसल को बाजार तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेंगे। अगर इस तरह से किसानों को जो है सरकार का साथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो है किसान भी आगे बढ़ेगा, गांव का विकास होगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी ऐसे गांव मिल जाएंगे आपको देखने के लिए जो कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो कि पहाड़ों पर बसे हुए हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहना ही पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको स्थल मिल जाएंगे हिमाचल प्रदेश में जहां से लोग दूसरे प्रांतों में जाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी हो जाती है उनके सामने कि आखिरकार वो करें तो क्या करें। रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसको लेकर हालांकि हिमाचल प्रदेश की सरकार काम कर रही है और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की आवश्यकता है और हिमाचल प्रदेश के किसानों की बात की जाए तो युवा वर्ग की बात की जाए, वहाँ के आवाम की बात की जाए, वहाँ के कल्चरल की बात की जाए, वहाँ की जनता की बात की जाए, वहाँ की उद्योगों की बात की जाए, वहाँ के पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए, हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। और अगर हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में सरकारें काम करना शुरू करेंगी तो उसका जल्द से जल्द असर भी दिखाई देने लगेगा। जो पलायन किया जा रहा है पहाड़ी इलाकों से उसको भी रोका जा सकता है, क्योंकि पलायन करना सबसे बड़ी मजबूरी लोगों के लिए सामने जीवन यापन करना हो गया है। क्योंकि पहाड़ी इलाका है और वहां पर जो है परिवहन की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, तब जाकर ये समस्या और भी खड़ी हो जाती है कि आखिरकार अच्छा इलाज कैसे मिलेगा। तब जाकर ये समस्या और भी उत्पन्न हो जाती है कि बड़े अस्पताल तक पहुंचने के लिए जो है परिवहन की व्यवस्था नहीं है। तब देखा जाता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, वहां पर मरीज को कैसे कंधों पर चारपाई के माध्यम से
सड़क तक लाया जाता है और तब तक मरीज की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है।